हेलो फ्रेंड्स। द हिंदू में आर्टिकल आया था जिसमें था कि भारत गरीबी के खिलाफ जंग जीतकर अपने जंगल को बचा सकता है, ऐसा था। तो इसमें अगर देखा जाए तो नेचर जो सस्टेनेबिलिटी जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित हुआ था एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन, जिसमें था कि गरीबी उन्मूलन और वन जो जैव विविधता है उसके बीच जो है संबंध स्थापित करना। और ये जो है आपके पारंपरिक जो किलेबंदी है संरक्षण मॉडल को चुनौती दी है, यही है। तो नेचर सस्टेनेबिलिटी अध्ययन का विश्लेषण हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। यानी भारत में जो गरीबी निवारण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वनों को सुरक्षित हम कर सकते हैं। तो देखिए, जो जर्नल है वो नेचर सस्टेनेबिलिटी है, और इसमें क्या हुआ था कि 15 देशों में 322 सामुदायिक प्रबंधित जो है उष्णकटिबंधीय वन पे किया गया दायरा है। 24 वर्षों का विश्लेषण है, 93 से 2017 तक। अब इसमें देखा जाए तो इसका उद्देश्य क्या था इसमें था कि मापना था मानवीय आजीविका के बदलाव वृक्ष प्रजातियों की विविधता को कैसे प्रभावित करते हैं। जो मानवीय आजीविका है उसमें जो बदलाव हो रहा है वो जो वृक्ष प्रजातियों की विविधता है उसको कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है। अगर हम गरीबी बनाम जैव विविधता की बात करते हैं तो इस भ्रांति का अंत अगर देखा जाए तो देखिए, गरीबी जड़ नहीं है। अगर बात आप करते हैं गरीबी की तो देखिए यहाँ पर क्या है कि गरीबी जो है जड़ नहीं है। यानी अध्ययन ये बताता है कि गरीबी जो है स्वयं जैव विविधता के हानि का मूल कारण नहीं है, इसके बजाय वैकल्पिक जो है आजीविका विकल्पों की कमी है। यानी गरीबी जो है वो क्या है कि जो आजीविका के विकल्प है ना आपके पास, उसकी कमी है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। अब जहां तक ये बात है तो इसमें अगर हम संरचनात्मक निर्भरता की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बुनियादी हमारा क्या है कि स्थानीय आबादी के पास जो है आजीविका के साधन नहीं है, जीवित रहने के लिए वनों पर उनकी निर्भरता जो है अनिवार्य रूप से बढ़ जाती है। अगर मैं सिंपल बात करूं तो अभी के समय में क्या हुआ था कि जैसे गैस की किल्लत है, गैस की समस्या है, एलपीजी गैस की किल्लत है। तो इससे क्या हुआ, इस समस्या से क्या हुआ कि जो सरकारी यानी मतलब आप सार्वजनिक जगहों पे जो पेड़ पौधे लगे हुए थे, जैसे नदी के किनारे हो गए, नहर हो गए, तो ये इन सब चीज जो गवर्नमेंट की थी, इसको क्या किए, पब्लिक जो है इसको काटी और अपने, क्योंकि वो कारण है कि वो गैस की समस्या है, वैसे भी गैस भरवा नहीं पा रहे, तो उससे पहले भी क्योंकि समस्या है, पैसे नहीं है, तो वो क्या करती थी कि इनके जो आसपास में जो है नदी के किनारे पेड़ पौधे उसको काट रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जैव विविधता का भी ह्रास हो रहा है। तो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर यानी पेड़ पौधों पर वो निर्भर है। तो ठीक है, अगर वो निर्भर ना हो तो आसपास के जंगल और उनकी जो संरचनात्मक निर्भरता है वो स्वतः ही बढ़ने लगेगी, जो भी है। तो मेन क्या है कि बुनियादी जो जीवन है और जीवन यापन है उस पर वो जो है वो निर्भर है इन सब चीजों पे, ऐसे आप बोल सकते हैं। अब वही बात आ गई कि ईंधन, लकड़ी और प्रजाति विविधता। तो देखिए, जहां समुदाय ईंधन की लकड़ी के लिए वनों अत्याधिक पर निर्भर है, वृक्ष प्रजाति विविधता में गिरावट देखी गई है। और परिस्थितिकी अस्थिरता की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है कि कम प्रजाति समृद्धि इन वनों को पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक जो है संवेदनशील और अस्थिर बना देती है, ठीक है। तो जितने पेड़ पौधे काटे जाएंगे तो जैव विविधता का ह्रास होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। वनों की अगर हम निर्भरता के स्तर की अगर हम बात करते हैं तो 275 मिलियन यानी भारतीय नागरिक अपनी दैनिक जरूरतों के लिए वनों पर निर्भर है, ये हमें ध्यान रखना है। यानी भारी बोझ वन्य जीव गलियारों को खंडित कर रहा है और पारिस्थितिक तंत्र को खतरा है इससे, यानी उसको नुकसान पहुंचा रहा है, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि अगर हम बात करते हैं कि सामुदायिक जो आपका नेतृत्व वाली सफलताएं हैं तो हर्न बिल संरक्षण है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ अगर हम देखना चाहें तो इसमें एक और चीज़ ये भी है कि उष्णकटिबंधीय वन जहाँ है, जहाँ स्थानीय समुदाय जो है कृषि और गैर जो वन व्यापार है, जैसे कि वैकल्पिक आजीविका के स्थिर साधन हो गए, वृक्ष प्रजातियों की विविधता कहीं अधिक पाई जाती है, ठीक है। अगर हम देखें तो भारतीय वन प्रबंधन जो किलेबंदी मॉडल पर आधारित रहा है, जिसमें मानवीय गतिविधि कम करता है और संसाधन तक पहुंच को प्रतिबंधित करता है। अगर इसको ऐसे समझा जाए तो कुछ विशिष्ट प्रजातियां उनको रक्षा करने में मदद मिलती है, लेकिन
इसमें कई अभयारण्य जो है भारी मानवीय अतिक्रमण इन सब चीज़ों से घिरा रहा है। यानी जो देखा जाए तो एकाकी पारिस्थितिक है वो द्वीपों में बदल दिया गया है। तो ये टाइप का चीज़ है। वनों पर निर्भरता की हम बात करते हैं तो 275 मिलियन के आसपास लोग हैं। अब इस पे अत्यधिक दोहन का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो गिरावट होगा संरक्षण क्षेत्रों में। और उनमें प्रवास, बड़े स्तनधारी द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन जीव गलियारों का सीधा खतरा है। अब देखिए, जंगलों का नुकसान होगा तो जो है, जो जंगल के जानवर है वो कहाँ आएंगे, तो उस आसपास के इलाके में आएंगे, तो उससे उनका गतिरोध होगा, तो वो टकराव भी एक समस्या होगा। अब सामुदायिक अगर नेतृत्व वाली सफलताएं की हम बात करते हैं तो हॉर्नबिल संरक्षण, तो अरुणाचल प्रदेश यानी शिकारियों को भुगतान प्राप्त घोंसला रक्षक, वन रक्षक के रूप में बदल दिया गया है। ठीक है। नेचर कन्वेंशन फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं, नेचर कन्वेंशन फाउंडेशन की, तो इसके द्वारा संचालित जो है एक न्यासी जनजाति, अगर आप देखें तो न्यासी जनजाति के पूर्व शिकारियों को वेतनभोगी जो है घोंसला रक्षक हो और वन गश्ती दल में परिवर्तित कर दिया गया है। कि जो जनजाति है उन्हीं को जो है हम क्या किए गए हैं कि वन गश्ती दल में परिवर्तित कर दिए हैं। अब इससे क्या हुआ कि महत्वपूर्ण जो पक्षी आवास थे उनकी सफलतापूर्वक रक्षा की गई है। वहीं पे अगर हम दूसरी बात, अगर मैंग्रोव समितियों की बात करते हैं, मैंग्रोव कमेटी की, तो मैंग्रोव सह प्रबंधन समितियां जो है महाराष्ट्र में, यानी सिंध दुर्ग की ये बात हो रही है। और सिंध दुर्ग जिले में जो ग्राम आधारित जो सक्रिय रूप से नाजुक जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी वो रक्षा करते हैं। अब इससे क्या होगा कि सफलतापूर्वक जो है टिकाऊ जलीय कृषि होगा, पारिस्थितिकी पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय जो मत्स्य पालन का ये संचालन करते हैं, तो ये सब चीज़ें होगी। तो स्थलीय जो है अस्थायी जलीय कृषि पारिस्थितिकी पर्यटन के माध्यम से आजीविका और संरक्षण का संगम होगा। हिम तेंदुआ अगर हम संरक्षण की बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए लद्दाख में जो है सामुदायिक होम स्टे, पशुधन बीमा योजना और मानव वन्य जीव संघर्षों को कम करता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हो रही हैं। और इसमें अगर आगे हम देखें तो हॉर्नबिल की अगर हम बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व हो गया, नेचर कन्वेंशन फाउंडेशन द्वारा संचालित है, इनके द्वारा घोषणा, और इनसे क्या क्या हो रहा है तो ये हमने अभी बता दिया। अगर वही मैंग्रोव हिम तेंदुआ की बात करते हैं तो सिंध दुर्ग में और लद्दाख में जो ये है होम स्टे जो हो गया और संपत्ति के रूप में देखने और दृष्टि प्रदान करती है। ठीक, अब इनमें अगर हम चुनौतियों की अगर बात करते हैं तो क्या है कि अगर समुदाय संस्थागत वित्त पोषण की, तो देखिए कोई भी चुनौतियां हैं अगर इस टाइप की है तो उसमें वित्त पोषण जो है एक तो पहली चुनौतियों में आ जाता है। वित्त पोषण आप कितना वित्त जो है अलॉट करा रहे हैं, तो वित्त पोषण है, यानी जो राज्य कल्याण वितरण में अनियमितता का बजट चक्र है। ठीक, सामुदायिक भागीदारी की बात करते हैं तो क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक संरचना के आधार पर भागीदारी में भिन्नता है। ठीक है, यानी वन क्षेत्र में रहने वाले समुदायों की वैकल्पिक जो आजीविका है अपनाने की इच्छा जो है क्षेत्रीय सामाजिक आर्थिक संरचना के आधार पर काफी भिन्न हो सकती है। वन्य जीव प्रवर्तन की अगर हम बात करते हैं, मतलब राजस्व वितरण, तो देखिए वन्य जीव पर्यटन राजस्व का स्थानीय समुदायों तक पहुंच पाना संभव नहीं है। तो इसमें क्या है कि मतलब बहुमिलियन उद्योग के रूप में विकसित हो गया है वन्य जीव पर्यटन, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब यह राजस्व केवल एक छोटा सा हिस्सा है, वास्तव में अगर देखा जाए तो संरक्षित क्षेत्र के मतलब ठीक बगल में रहने वाले जो समुदाय हैं वहां तक पहुंच जो है थोड़ी कम है। अगर वही हम पारंपरिक ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो संरक्षण ढांचे में अगर देखें तो स्वदेशी ज्ञान की जो है अनदेखी हो रही है। तो स्वदेशी ज्ञान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, जो अपने पारंपरिक ज्ञान है इसको उपयोग करके हम इन सब चीज़ों का प्रबंधन और सह प्रबंधकी वानिकी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं इसमें। पर्यटन और राजस्व वितरण में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो ये है कि पर्यटन उद्योग और राजस्व अनुमानित, तो ये कितना है 95% बाहरी निकाय से है। वहीं पे अगर हम स्थानीय समुदायों का हिस्सा अगर देखें तो ये कितना है, अत्यंत कम है। ठीक है, इस वित्तीय असंतुलन को सुधारना संरक्षण के लिए अनिवार्य है। यानी जो पर्यटन उद्योग से राजस्व आ रहे हैं उसको जो है आपको इस गैप को आप भर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं चीजें इसमें। और
अगर हम इसमें अगर बात करते हैं तो समावेशी संरक्षण की हम बात कर सकते हैं, यानी इसमें क्या कर सकते हैं कि एलपीजी हम दे सकते हैं, सोलर का विस्तार कर सकते हैं, वाणिज्यिक गलियारों में ईंधन सब्सिडी, ठीक है। पर्यटन राजस्व का एक अनिवार्य हिस्सा सीधे ग्राम विकास कोष में भेजना, तो ये सब जो है आगे की राह है, समावेशी संरक्षण है। माधव गाडगिल के समावेशी दृष्टिकोण की को संस्थागत बनाना, और देखा जाए तो लद्दाख और सिंध दुर्ग है उसमें जो है हाइपर लोकल मॉडल को स्थानीय स्तर पर अपनाना, ठीक है। तो ये सब चीजें, तो देखिए अगर आप बात करते हैं कि गाडगिल साहब की, तो हम उसमें देखें तो समुदाय, जो स्थानीय समुदाय हो उसको औपचारिक कटाई का अधिकार होना चाहिए, और जो आर्थिक प्रोत्साहन है वो मिलना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में एक सार्थक भूमिका वो कर सकते हैं। तो बहिष्कारवादी जो प्रथा है उससे हटके हमको समावेशी ढांचे में बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब वहीं देखें कि अगर हम सिंपली अगर स्थानीय स्तर पर सामुदायिक स्वामित्व वाले उद्योगों का विस्तार अगर हम बात करते हैं, तो लद्दाख में क्या है कि सामुदायिक होम स्टे हो गया है, सिंध दुर्ग में मत्स्य पालन समितियां हैं। सिंध दुर्ग में अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, मत्स्य पालन जो है समिति है, ठीक है। मतलब ये जो इस टाइप के जो सफल परीक्षण है, तो ये लद्दाख में क्या है, होम स्टे है। तो ऐसे जो मॉडल है जो मॉडल है हमारा क्षेत्रीय मॉडल है, इसको विस्तार करना। उन्हें वन किनारों स्थित गांव, जो वन है उसके आसपास के जो गांव है वहां पे हमें क्या करना है कि मतलब मानकीकृत जो है राष्ट्रीय ढांचे में इसको अगर हम शामिल करते हैं तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब हमें करना है। अगर हम बात वही करते हैं कि गरीबी के खिलाफ युद्ध, जैव विविधता का संरक्षण के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। तो किलाबंदी हम कर सकते हैं, मॉडल का आप टिकाऊ नहीं है, यानी मतलब किला पूरी तरह आप जो है उसको क्लोज्ड आप नहीं कर सकते हैं। भविष्य में समावेशी और सामुदायिक आधारित संरचना में निहित है, जहां लोक पारिस्थितिक तंत्र के रक्षक में लाभार्थी दोनों हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका संरक्षण कर सकते हैं, और जो है एक तरीके से देखा जाए तो दोनों इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं सिंपली, तो 27 करोड़ के आसपास, 27 करोड़ अगर व्यक्ति लोगों की बात हम करते हैं, तो ये जो है वन संसाधनों पर निर्भर है, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है कि कोई भी अगर आप कदम उठा रहे हैं तो मानव प्रधान परिदृश्य, मतलब अगर देखा जाए तो मानव को मतलब प्रधान आप बीच में रख के आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर ऐसे बोल सकते हैं तो देखिए, वैश्विक वन संकट अगर देखा जाए तो जितना अगर पर्यावरण चुनौती नहीं है, पर्यावरणीय जितना चुनौती नहीं, उससे कहीं ज्यादा अगर हम देखा जाए तो ये पर्यावरणीय चुनौती की बात करें तो इतना नहीं है जितना जो है कि ये क्या है, शासन संबंधित है, शासन संबंधी चुनौतियां हैं, ठीक है। शासन संबंधी चुनौतियां हैं। तो ये इन सब चीजों पे हमें क्या करना है कि ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर इसमें बात हम करते हैं तो निरंतर जो वन का क्षरण हो रहा है, इसके पीछे जो है संरचनात्मक कारण है, तो वो सब चीजें हमने देखे हैं। तो इसके पीछे जो अगर देखा जाए, वन का क्षरण हो रहा है हमारा, वन में के क्षरण हो रहा है मतलब कमी हो रहा है, तो इसके पीछे क्या है, संरचनात्मक कारण है, ठीक है। तो ये सब चीजों पे हमें ध्यान रखना है। तो अब आप यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि क्या क्या संरचनात्मक कारण है। अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वैश्विक वन संकट है, जितना पर्यावरणीय चुनौती नहीं उतना ही शासन संबंधी चुनौती भी है। और निरंतर वन क्षरण जो है, इसके पीछे जो संरचनात्मक कारणों की का विश्लेषण कीजिए, और जो हमारा मौजूदा वैश्विक वन जो शासन ढांचा है उसकी सीमाओं का परीक्षण कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 250 मार्क्स के लिए लिख सकते हैं, और इन्वायरमेंट के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ठीक है। इस पे आपको ध्यान देना है, और करना क्या है कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड इस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही इसमें। इसमें अगर आप डिटेल में अगर आप जाना चाहते हैं तो भारत का संरक्षण अधिनियम जो है, आप जैसे
अब फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006 हो गया, तो उसको आप यहाँ से डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। अब जो आपका एक सेकंड, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है 2006, तो इसको आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। और इसमें जो है कि सामुदायिक वन शासन को संरक्षण से जोड़ने के लिए इसमें उल्लेख मतलब जोड़ा गया है, इसका इसमें विवरण मतलब डिस्क्राइब किया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखना चाहिए, ठीक है। फिर जो है ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो जाएगा, तो आप इसको पढ़ेंगे, फिर उसके साथ